हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। वैसे ही अपने बुक में फर्स्ट चैप्टर है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं पुष्प या फूल की संरचना से। तो देखिए फ्लावर क्या होता है भाई, पुष्प पादप का है वो लैंगिक जननांग होता है। फिर अपने पास में छोटी सी हेडिंग आती है पुष्पवृंत। तो पुष्प जिस डंठलनुमा संरचना के द्वारा शाखा या टहनी से जुड़ा है उसे क्या कहते हैं भाई, पुष्पवृंत। यानी कि आपको मान लो ये कोई एक फ्लावर है, ठीक है, तो ये जो दिखेगा आपको, ये जो डंठल नुमा इसकी जो डंडी है पुष्प की, उसी को अपन क्या कहते हैं भाई, पुष्पवृंत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर स्टॉक। क्या कहते हैं, फ्लावर स्टॉक। फिर पुष्पासन। अब पुष्पासन क्या है, पुष्पवृंत के ऊपरी सिरे पर फूली हुई संरचना मिलेगी और जिसे क्या कहेंगे, पुष्पासन। यानी कि यहाँ पर जो जहाँ पर फूल उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं भाई, पुष्पासन। फिर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पुष्प के चार भाग होते हैं भाई, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाह्य दल, तो पुष्प के प्रथम या सबसे बाहरी चक्र को भाई क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। देखिए अगर एक, जैसे अगर मैं फोटो बनाऊं, यस, तो हमने देखा है कि जो फूल होता है उसके सबसे नीचे जो आपको दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं भाई, बाह्य दल। इसे क्या कहते हैं भाई, बाह्य दल। अगर ये एक है, अगर मैं इस एक को पकड़ लूँ तो ये क्या है भाई, बाह्य दल। और अगर ये दोनों, ये इधर के दोनों, अगर मैं सब पूरे को मिला के बोलूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगा, बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज, यानी कि इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। अब और इसे इंग्लिश में कहते हैं सेपल। फिर इसका रंग कैसा होता है भाई, नॉर्मली हरा। और काम क्या है इनके, दो काम है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है और आंतरिक पुष्पांगों की सुरक्षा करते हैं। यस, ये बाहर से क्या देते हैं भाई, सुरक्षा। फिर दल या पेटल्स। अब पेटल्स क्या है भाई, तो भाई ये दलपुंज के अंदर या पुष्प का दूसरा चक्र होता है और इनका रंग क्या है भाई, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग। और इसे हम दल या दलपुंज को ही क्या कहते हैं, पुष्प की पंखुड़ियाँ। क्या कहते हैं भाई, पंखुड़ियाँ। रंग अलग अलग पुष्पों में अलग अलग, यानी कि रंग बिरंगे होते हैं। और कार्य क्या इनका, परागण की क्रिया में सहायक। यानी कि अब ऊपर जो आपको दिखते हैं वो क्या हो जाती है भाई, पुष्प की पंखुड़ियाँ। क्या हो जाती है भाई, पुष्प की पंखुड़ियाँ। ओके, यानी कि ये तो है बाह्य दल और ये क्या हो गए भाई, दल। और इनके ग्रुप को क्या बोल देंगे अपन, दलपुंज। क्या बोल देंगे भाई, दलपुंज। फिर बाह्य दल और दल के बाद अपन पढ़ते हैं पुंकेसर या स्टेमन। अब ये क्या है भाई, पुष्प का तीसरा चक्र या नर चक्र। अब पुमंग क्या होता है, तो अनेक पुंकेसर को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पुमंग, यानी कि एंड्रोशियम। क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। तो देखिए इसके बीच में यहाँ पर ये, तो इस टाइप के क्या होते हैं भाई, पुंकेसर। क्या होते हैं भाई, पुंकेसर। और फिर स्त्री केसर क्या है, पुष्प का चौथा या मादा चक्र। जो बीच में होगा वो क्या होगा, मादा चक्र। और अनेक स्त्री केसर को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है भाई, जायांग। अनेक स्त्री केसर को सम्मिलित रूप से जायांग या गाइनोशियम कहा जाता है। यानी कि जो अंडाशय हैं, जो ओवरी हैं वो, यानी कि जो स्त्री केसर भाग है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ बीच में सबसे अंदर की ओर। ये क्या है भाई, स्त्री केसर। ठीक है, बस ये क्या होता है भाई, स्त्री केसर। तो और इसके आसपास में इधर भी क्या होंगे, पुंकेसर। ये देखिए मैंने दो डंडियाँ बना दी। तो अब सबसे बाहरी भाग क्या है भाई, बाह्य दल। फिर ये पंखुड़ियाँ क्या है, दल। फिर क्या होता है भाई, पुंकेसर, जिसे अपन सम्मिलित रूप से कहते हैं पुमंग। और बीच में क्या होते हैं, स्त्री केसर। और जनरली एक फ्लावर में या फूल में स्त्री केसर की संख्या केवल कितनी होती है, एक। ठीक है, अंडाशय की या ओवरी कितनी मिलेगी, केवल एक। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं पुंकेसर या नर जननांग की कंप्लीट संरचना के बारे में। इस चैप्टर में अपन ऐसा ही पढ़ेंगे। पहले हम
जैसे हमने मानव जनन में पहले मानव नर जनन तंत्र की संरचना को देखा था, फिर मादा जनन तंत्र की संरचना को देखा था, और उसके बाद में निषेचन। तो हम पादपों में भी कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले जो नर जननांग है यानी कि पुंकेसर, उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर या संरचना को पढ़ेंगे, और फिर मादा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें परागण या निषेचन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर जननांग या पुंकेसर के बारे में। तो देखिए पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर में अगर हम पहले बात, अभी हमने पुष्प की जो फोटो बनाई थी उसमें हमने कहा था कि यह पुंकेसर है जो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब पुंकेसर के ग्रुप को या सभी पुंकेसरों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं भाई? पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। ये हमने अभी देख लिया था। तो चलिए बात करते हैं पुंकेसर के बारे में। अगर हम बात करें तो प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं भाई। ऊपरी भाग को तो क्या कहेंगे? परागकोश, और नीचे भाग को पुतंतु, यानी कि ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे ही क्या कहते हैं? परागकोश। और परागकोश में ही अपने को क्या मिलेंगे? परागकण, और परागकण ही नर युग्मक होते हैं पादप में। तो ये परागकोश हो जाएगा, और ये निचली जो डंडी है वो क्या है इसका? पुतंतु। ये डंडी क्या है भाई? पुतंतु। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पुतंतु क्या है? पुतंतु एक लंबी पतली और धागेनुमा संरचना है। यस, जैसा कि हमें दिख पा रहा है, लंबी पतली और धागेनुमा संरचना है, और पुतंतु के स्वतंत्र सिरे पर द्विपालित संरचना परागकोश पाई जाती है। यस, पुतंतु के ऊपरी सिरे पर ही क्या मिलेगा अपने को? परागकोश। और परागकोश वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कैसी संरचना है भाई? द्विपालित। ये दो पालियों में बटा हुआ होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये बात करें तो इस तरीके से परागकोश कैसा होता है भाई? ऐसा, यानी कि दो पालियों में बटा हुआ। तो अब नेक्स्ट अपनी हेडिंग है परागकोश। अब परागकोश क्या होता है? सबसे पहले ही तो परागकोश द्विपालित होता है, ओके। फिर परागकोश की दोनों पालियों के बीच में संयोजी उत्तक और संवहन पूल से निर्मित योजी पाई जाती है। यस, तो ये जो परागकोश की जो दोनों पालियां इनके बीच में ये क्या होता है भाई? संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का मतलब क्या है? जो जोड़ के रखते हैं। और संवहन पूल से निर्मित योजी पाई जाती है। अब संवहन पूल क्या होते हैं? संवहन पूल हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम। संवहन पूल भाई कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जो इसमें फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, परिवहन देखते हैं। फिर परागकोश की प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ पाए जाते हैं। यस, अब इस प्रत्येक पाली में परागकोश की, मान लीजिए ये एक परागकोश है, अब ये प्रत्येक पाली में कितने मिलेंगे भाई? दो कोष्ठ, यानी कि यहाँ पर दो कोष हो जाएंगे एक में। तो कुल मिला के इसमें भाई कितने कोष बन गए? चार कोष या चार कक्ष बन गए। तो परागकोश की प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ पाए जाते हैं तथा प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। यस, अब इसके अंदर क्या मिलेगी? एक लघु बीजाणुधानी। किसमें? एक कोष में क्या मिलेगी? लघु बीजाणुधानी, ठीक है। लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं भाई? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब लघु बीजाणुधानी में क्या होता है भाई? प्रत्येक लघु बीजाणुधानी पास में स्थित लघु बीजाणुधानी से खांच द्वारा विभेदित की जा सकती है, जिसे डेहिसेंस की रेखा कहते हैं। यानी कि अब ये जो लघु बीजाणुधानी वो इस लघु बीजाणुधानी के कांटेक्ट में होगी, तो इस बीच वाली लाइन को क्या कहेंगे भाई? डेहिसेंस की रेखा या लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या कहते हैं भाई? डेहिसेंस की रेखा या लाइन ऑफ डेहिसेंस। सवाल यहाँ से पूछेंगे और कहीं से नहीं बनेगा कि दो लघु बीजाणुधानी आपस में किस लाइन के द्वारा विभेदित होती हैं, तो उसे कहते हैं भाई डेहिसेंस की रेखा या लाइन ऑफ डेहिसेंस। अब तो हम कह सकते हैं कि परागकोश जो है वो एक चतुर्कोष्ठीय संरचना, यानी कि चार कक्षों वाली संरचना है, और जिसके प्रत्येक कोश या कक्ष में क्या होती है भाई? एक लघु बीजाणुधानी होती है। यानी कि ये एक परागकोश है जो चार कोष्ठों में विभाजित होगा, द्विपालित होगा, बीच में योजी उत्तकों द्वारा अलग अलग दोनों पालियां बटी हुई होगी। फिर इस प्रत्येक कोश में क्या मिलेंगे? लघु बीजाणुधानी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी है वो कोशिकाओं की चार परतों से निर्मित होती है। यानी कि लघु बीजाणुधानी कितनी परतों से मिलकर बनेगी भाई? चार परतें कौन कौन सी है? बाह्य त्वचा या अधिचर्म, अंतःस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम। और हम जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रहेगी भाई? टेपिटम। तो पहले आप इन चारों के नाम लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं थी तो हमने ऐसे ही सबको डिटेल में लिख दिया, आप इनके नाम भी लिख लीजिए। पहली है बाह्य त्वचा या अधिचर्म। क्या है भाई? एक स्तरीय परत है, रक्षात्मक परत है, और इसमें अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो सबसे बाहरी परत है, बस और कुछ नहीं है। अंतःस्थिशियम, ये बाह्य त्वचा के नीचे होती है। देखिए ऐसे होता है,
ये बाहरी परत है, तो बाह्य त्वचा, ये अंतस्थीशियम, ये मध्य परत, और सबसे अंदर क्या होती है, टेपिटम। तो अब अंतस्थीशियम में क्या होता है, ये बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है और ये भी एक स्तरीय परत। बाह्य त्वचा भी कैसी है, एक स्तरीय, अंतस्थीशियम भी कैसी है, एक स्तरीय, ठीक है। लेकिन आगे जो मध्य परत आएगी वो कैसी होगी, बहुस्तरीय। कैसी होगी, बहुस्तरीय, यानी कि उसके बहुत सारे लेवल्स होंगे। ओके, तो अब इस परत में बड़े आकार की कोशिकाएं मिलेगी। यस, इसकी कोशिकाएं कैसी होगी भाई, बड़े, और इसमें अल्फा सेलुलोज से निर्मित रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। यस, अंतस्थीशियम की कोशिकाएं बड़ी होती है और उनमें अल्फा सेलुलोज से निर्मित रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। और ये जो रेशेदार पट्टियां होती हैं वो आर्द्रताग्राही होती है, यानी कि मतलब नमी को सहन करती है, ठीक है, नमी में रहती है, गीली रहती है। लेकिन जैसे ही शुष्क मौसम में, यह मतलब कि शुष्क मौसम में, यहाँ शुष्क मौसम में भाई क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन, यानी कि जल जब उड़ जाएगा पूरा तो ये सिकुड़ जाएगी और सिकुड़ कर फूट जाएगी, ठीक है। और जिससे लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी कि डेहिसेंस की रेखा से लघु बीजाणुधानी का क्या हो जाता है, प्रस्फुटन, यानी कि इससे लघु बीजाणुधानी फूट जाती है और फिर उससे परागकण बाहर आते हैं। यानी कि अंतस्थीशियम का कार्य क्या हो गया भाई, प्रस्फुटन में सहायक। फिर है थर्ड, मध्य परत। मध्य परत अंतस्थीशियम के नीचे है, लेकिन मेन बात इसकी क्या है भाई, ये बहुस्तरीय परत है। और ये क्या करती है भाई, पोषण से संबंधित होती हैं और लघु बीजाणुधानी परिपक्व होने पर नष्ट हो जाती है। बस, इसका और कोई काम नहीं है, बाद में ये नष्ट हो जाएगी। फिर लास्ट है, लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट परत, हर साल सवाल बनता है यहाँ से, टेपिटम। टेपिटम क्या भाई, सबसे आंतरिक परत है और एकल स्तरीय परत है। तीनों परतें, 1, 2 और 3, ये तीनों परतें कैसी हैं, एक स्तरीय। केवल मध्य परत कैसी होती है, बहुस्तरीय। तो अब टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती है भाई, बहुकेंद्रकीय, सघन जीवद्रव्य वाली और बड़े आकार की। यस, बहुकेंद्रक, यानी कि एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक मिलेंगे, सघन जीवद्रव्य होगा, बहुत ज़्यादा जीवद्रव्य होगा, जिससे ये परागकणों को पोषण देगी और बड़े आकार की होती हैं। और इन टेपिटम की कोशिकाओं को क्या कहते हैं भाई, नर्स कोशिकाएं या नर्स सेल्स भी कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या है भाई टेपिटम का, तो एक तो परागकणों को पोषण प्रदान करना, ओके, परागकणों की बाह्य परत का निर्माण करना। परागकणों की जो बाह्य परत होती है, बाह्य चोल, उसका भी निर्माण कौन करती है भाई, टेपिटम। और यह परागकणों पर पराग कीट या पोलन कीट का स्त्रावण भी करती हैं। हम जानते हैं कि परागकण होते हैं वो चिकने होते हैं, तो चिकने किसके कारण होते हैं भाई, पराग कीट या पोलन कीट के कारण, और जिसका स्त्रावण कौन करती हैं भाई, टेपिटम। तो ये 3 कार्य किसके हो गए, टेपिटम के। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है पराग कीट या पोलन कीट। अब पोलन कीट क्या होता है, तो ये देखिए मैंने अभी बताया आपको कि पराग कणों पर मिलने वाला एक चिपचिपा पदार्थ है और ये विशेष गंध युक्त होता है। पराग कणों पर पाया जाने वाला चिपचिपा और रंगीन और विशेष गंध युक्त पदार्थ होता है, और ये विशेष गंध के कारण ही कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जिस कारण किसमें सहायता मिल जाती है भाई, परागण में। परागण का मतलब क्या है, मतलब कि नर युग्मकों का मादा युग्मकों तक पहुंचना क्या कहलाता है भाई, परागण। अब टेपिटम का एक और कार्य था जो हमने उसके साथ में लिखना था हमें, कि टेपिटम है वो कैलेज एंजाइम का स्त्रावण करती है। कौन से एंजाइम का, कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, जो कैलोज परत होती है पराग कणों के बीच में, उसको तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो है लघु बीजाणुधानी की आंतरिक संरचना। तो चारों परतें हो गई। अब चारों परतों के बाद में टेपिटम के अंदर क्या मिलता है, तो टेपिटम के मध्य में अपरिपक्व लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं, और लघु बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है भाई, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका को हम क्या कह देंगे इंग्लिश में, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो वो मिलेगी। जैसे कि हमने जब शुक्राणु जनन पढ़ा था तो क्या कहा था कि शुक्राणुओं को निर्माण करने के लिए क्या होती है भाई, शुक्राणु मातृ कोशिका। अंडाणुओं का निर्माण करने के लिए क्या होती है भाई, अंडाणु मातृ कोशिका, या जिसे हम कहते थे ऊगोनिया। क्या कहते थे भाई, ऊगोनिया। वैसे ही तो लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करने के लिए क्या होती है भाई, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। तो देखिए लघु बीजाणुधानी के परिपक्वन के दौरान, यानी कि जब लघु बीजाणुधानी परिपक्व होती है तब ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका कैसे होती है भाई, 2n का मतलब द्विगुणित। तो ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन करती है, सेम टू सेम जैसा शुक्राणु निर्माण अंडाणु निर्माण हो रहा था, उनमें भी क्या क्या हो रहा था भाई, अर्धसूत्रीय विभाजन। और
जिसके द्वारा अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है भाई, लघु बीजाणुओं का। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और जिस कारण लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं लघु बीजाणु जनन। अब किस प्रकार से होता है, तो देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो कैसी होती है भाई, गाढ़े जीवद्रव्य युक्त द्विगुणित कोशिका है। जीवद्रव्य क्या होगा, बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही अधिक मात्रा में, और ये कोशिका कैसी है, द्विगुणित। 2 बार हमने इसको लिख दिया। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वो एक अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा परस्पर चिपकी हुई 4 कोशिकाओं का समूह बनाती है, जिसे क्या कहते हैं भाई, लघु बीजाणु चतुष्क। यस, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है या फिर पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणुजन कोशिका है, वो अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा एक क्या बनाएगी भाई, लघु बीजाणु चतुष्क। क्या बना देती है, सबसे पहले लघु बीजाणु चतुष्क, और उसके अंदर 4 क्या होते हैं भाई, परागकण या लघु बीजाणु। फिर इस लघु बीजाणु चतुष्क में यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड में, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड में, चारों लघु बीजाणु है वो कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से जुड़े रहते हैं। यस, ये जो परत है, इस परत का नाम क्या है भाई, कैलोज परत। ये एक जो कि और कैलोज क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हमने पढ़ा है सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, वैसे ही कैलोज भी क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट। तो ये बीच में जो परत होती है वो क्या होती है, कैलोज से बनी हुई। अब लघु बीजाणु धानी के प्रस्फुटन के समय भाई, जब लघु बीजाणु धानी है वो फूटेगी, ठीक है, उसमें से जब परागकण बाहर निकलेंगे तब क्या होगा, कैपिटम के द्वारा स्त्रावित कैलेज एंजाइम, हमने अभी लिखा कैपिटम कैलेज एंजाइम का स्त्रावण करती है, तो ये कैलेज एंजाइम परत को तोड़ देता है या गला देता है, ठीक है, और जिससे क्या होगा भाई, 4 अगुणित परागकण पृथक हो जाएंगे। तो ये जो कैलेज एंजाइम है वो क्या करेगा, इस कैलोज परत को तोड़ेगा और जिससे चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे, अलग अलग। और लघु बीजाणु कैसे होता है भाई, अगुणित। यस, हम जानते हैं शुक्राणु बना कैसा था, अगुणित। अंडाणु बना वो भी कैसा था, अगुणित। यानी कि जो जनन युग्मक होते हैं यानी कि नर युग्मक या मादा युग्मक, वो हमेशा कैसे होंगे, अगुणित। और बाकी समस्त शरीर की कायिक कोशिकाएं कैसी होती है भाई, द्विगुणित या 2n। बाकी जनन कोशिकाएं कैसी होती हैं, अगुणित या n। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं। हाँ, ये कोशिका है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसके अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक है, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा जिससे लघु बीजाणु चतुष्क बनेगा। ये परत कौन सी है, कैलोज, और जिससे हमें 4 लघु बीजाणु प्राप्त हो जाएंगे। और ये कैसे होते हैं भाई, n। ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है परागकण या एक लघु बीजाणु की संरचना। तो देखिए परागकण है वो सामान्यतः भाई कैसा होगा, गोलाकार। बहुत सिंपल है, इजी चैप्टर है, ध्यान देना है बस आपको। गोलाकार होता है, एक केंद्र की होता है और एक कोशिकीय या अगुणित संरचना है, ठीक है। फिर परागकण की जो भित्ति होती है उसका निर्माण 2 परतों से होता है। यस, इंपॉर्टेंट, यहाँ से बाह्य परत को बोलते हैं बाह्य चोल और आंतरिक परत को अंतः चोल, एक्साइन और इंटाइन। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है, सबसे पहले अगर हम बात करें बाह्य चोल की, तो बाह्य चोल का निर्माण है वो किससे होता है भाई, स्पोरोपोलेनिन नामक लिपोप्रोटीन से। क्या नाम याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन। और ये है क्या, लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन क्या हो, तो आपने पढ़ा है कि जो चीज लिपिड और प्रोटीन, लिपिड यानी वसा, तो वसा और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती हैं, उसे ही कहते हैं लिपोप्रोटीन। और जिसका स्त्रावण किसके द्वारा होता है भाई, टेपिटम के द्वारा। यानी कि स्पोरोपोलेनिन का स्त्रावण भी कौन करती हैं, टेपिटम। फिर स्पोरोपोलेनिन है क्या, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, स्पोरोपोलेनिन सर्वाधिक प्रतिरोधी पदार्थ है और जिसका भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों से अपघटन नहीं किया जा सकता। और यह उच्च ताप और उच्च प्रकाश और सुदृढ़ अम्लों और क्षारों को भी सहन कर सकता है। यह स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड होता है कि ये किसी भी कंडीशन को आसानी से सहन कर सकता है। और स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण है वो लंबे समय तक नष्ट नहीं होते तथा जीवाश्म की भांति संरक्षित रह सकते हैं। यस, स्पोरोपोलेनिन के कारण ही है वो जल्दी नष्ट नहीं होते। फिर है नेक्स्ट, परागकण की बाह्य चोल पर एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं भाई, जनन छिद्र। पाए जाते हैं नहीं, एक ही होगा, जिसे क्या कहेंगे, जनन छिद्र कहते हैं। और इसी जनन छिद्र से क्या निकलती हैं, पराग नलिका। क्या निकलती है भाई, पराग नलिका। यानी कि अब ये एक परागकण है, इसकी बाह्य परत स्पोरोपोलेनिन, यहाँ पर क्या मिलेगा, जनन छिद्र, और यहीं से क्या निकलेगी, पराग नलिका। और जिससे जो परागकण है वो आगे अंडाशय तक या फिर मादा जननांग तक पहुँचेंगे।
फिर है नेक्स्ट अंतःचोल। अंतःचोल की अगर हम बात करें तो बाह्य चोल के अंदर की ओर होगी और पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी होती हैं। भाई किससे बनी होती हैं? पेक्टिन और सेल्यूलोज से। अब अंतःचोल एक सतत परत है, यानी कि कंटिन्यूस लेयर है, इसमें कोई भी जनन छिद्र वगैरह नहीं होगा। फिर अंतःचोल के अंदर की ओर है वो प्लाज्मा झिल्ली मिलेगी अपने को। प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है भाई? जो परागकण के गाढ़े जीव द्रव्य को घेरे रहती है। यस, अब ये हो गई स्पोरोपोलिनिन, ये क्या हो गई भाई? अंतःचोल। अब ये इसके अंदर क्या भरा होगा? जीव द्रव्य, गाढ़ा जीव द्रव्य जिसको ये घेरे रहती है। यहाँ पर एक पतली झिल्ली होती है जो इसको जीव द्रव्य को घेरे रहती है। ठीक है, फिर आता है अपना टॉपिक इसका जीव द्रव्य। अब परागकण का जीव द्रव्य कैसा होता है? तो परागकण के जीव द्रव्य में एक अगुणित केंद्रक और अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। एक और वर्ड, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य तीनों अलग अलग चीजें हैं। कोशिका द्रव्य का मतलब क्या है कि केंद्रक को छोड़ के जो भी द्रव है वो उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। केंद्रक के द्रव्य को कहते हैं केंद्रक द्रव्य, और दोनों को यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं भाई? जीव द्रव्य। अब परागकण की दोनों परतों के मध्य क्या मिलेगा? रिक्त स्थान, और जिसमें विशेष प्रोटीन भरा रहेगा। अब इस प्रोटीन का काम क्या है भाई? आगे हम पढ़ेंगे पराग स्त्रीकेसर सकर्षण, यानी कि जब परागकण और जो मतलब मादा भाग है, जो मादा युग्मक है, जब वो मिलेंगे तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे पराग स्त्रीकेसर सकर्षण। उस प्रक्रिया में ये प्रोटीन सहायक होता है। अब एक नोट लिखा हमने, अनेक प्रजातियों जैसे पार्थेनियम है जिसको और कहता है गाजर घास, और कहता है हिंदी में छटक चांदनी, के परागकणों में उपस्थित प्रोटीन है जो त्वचा के संपर्क में आने पर एलर्जी उत्पन्न करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार इससे सवाल पूछा गया है पार्थेनियम से, और ये हमने एलर्जी में भी पढ़ा है कि जो पार्थेनियम या गाजर घास है वो त्वचा की एलर्जी करते हैं। कुछ परागकण होते हैं जो कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं। ठीक है, और जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार यानी कि लंबे टाइम चलने वाले जो सांस के रोग होते हैं, अब दमा है, श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, ये ऐसी बड़ी बीमारियां भी इनके कारण हो सकती है। और अगर हम इसमें देखें तो अपनी जो बुक में दे रखा है कि परागकण है वो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और हाल ही के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में भी इनकी जो है टैबलेट्स के रूप में अब देने लगे हैं। और ये भी है कि ये जो टैबलेट्स है वो खिलाड़ियों और धावक अश्वों यानी कि जो घोड़ों हैं उनको दी जाती हैं। अब परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जो है जीवन क्षमता खो देते हैं, लेकिन अगर खोने से पहले अगर ये पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इसे क्या, तो भाई आगे क्या हो जाएगा? निषेचन। आप इस पैरा को एक बार पढ़िए, इसमें क्या होता है भाई? और जो है अब इसमें परागकणों का अब दे रखा है, इसमें परागकणों का जीवन काल दे रखा है। जैसे कि जो कुछ अनाज हैं जैसे धान और गेहूँ हैं, इनके तो जो परागकण है वो 30 मिनट में ही अपनी जो है जीवन क्षमता खो देते हैं, लेकिन अब कुछ गुलाबवत यानी कि जो गुलाब है उनके जैसे पौधे हैं, मतलब जिसका एग्जाम्पल है लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता है वो लंबे समय तक या कुछ महीनों तक बनी रहती है। फिर आता है पराग बैंक। पराग बैंक क्या होता है? इसमें है परागकणों को लिक्विड नाइट्रोजन जिसका तापमान है -196 डिग्री सेल्सियस पर भी कई वर्षों तक जो है मतलब भंडारित किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब परागकण है वो परिपक्व हो जाते हैं तो इनमें समसूत्री विभाजन होता है, और जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है? तो परागकणों के परिपक्वन के समय परागकणों में नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं भाई? नर युग्मक जनन। अब इस प्रक्रिया के प्रारंभ में परागकण में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाएगी। यहाँ पर एक क्या बन जाएगी भाई? रिक्तिका, और जिसके बड़े होने से है वो केंद्रक कहाँ चले जाएगा? किनारे पर। केंद्रक है वो इधर खिसक जाएगा परिधि की ओर। ठीक है, अब आगे क्या होगा? आगे देखिए, अब केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा और जिसके द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। अब इस केंद्रक में क्या होगा? समसूत्री विभाजन, और जिस कारण केंद्रक कितने बन जाएंगे? 2। अब एक केंद्रक है वो तो परिधि पर ही बना रहता है जिसे जनन केंद्रक कहते हैं, जबकि दूसरा केंद्रक है वो मध्य में चला जाता है जिसे क्या कहते हैं? कायिक केंद्रक। अब इसमें समसूत्री विभाजन से 2 होते हैं केंद्रक, तो एक केंद्रक कहाँ आ जाएगा भाई? यहाँ मध्य में, जिसे क्या कहेंगे? कायिक केंद्रक। और जनन केंद्रक है वो परिधि पर ही बना रहेगा, और जनन केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होने से अब इस जनन केंद्र के चारों ओर क्या बन जाएगी भाई? कोशिका भित्ति, और जिस कारण कोशिकाएं कितनी बन जाएंगी? 2, जिसे हम क्या कहेंगे? जनन कोशिका और कायिक कोशिका। अब आगे हम इसी जनन कोशिका और कायिक कोशिका में अंतर को ही
पढ़ेंगे। अब अधिकांश, एक नोट लिखा है हमने, अधिकांश पादपों में है जो परागकण है वो 2 कोशिकीय अवस्था में ही जड़ते हैं, लेकिन कुछ पादपों में परागकण है वो 3 कोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं, जिसमें एक तो होती है कायिक कोशिका और 2 क्या होते हैं, नर युग्मक। जनरली अधिकांश पौधों में तो ऐसा होता है एक कायिक कोशिका और एक ही नर युग्मक होगा, लेकिन कुछ पौधों का है जो अपवाद है, उनमें एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक के रूप में भी जड़ते हैं। नर युग्मकोद्भिद के विकास की एक फोटो है जो आपकी बुक में शो हो रही है, जिसमें देखिए आप अलग अलग 2 हैं, मतलब कि एक जो है मध्य में आपको कायिक कोशिका और परिधि की ओर में आपको जनन कोशिका दिख रही होगी, और इनमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो बीच में बनते हैं एसिमेट्रिक तंतु। ठीक है, नेक्स्ट हम अंतर देख लेते हैं भाई कायिक कोशिका और जनन कोशिका में। तो फटाफट देख लीजिए, वीडियो वैसे ही लंबा हो रहा है। आकार में बड़ी होती है कायिक कोशिका, लेकिन जनन कोशिका आकार में कैसी होती है, छोटी। जीव द्रव्य इनमें कायिक कोशिका में अधिक मात्रा में मिलेगा, लेकिन जनन कोशिका में क्या मिलेगा, कम। इनकी आकृति कैसी है, गोलाकार, लेकिन जनन कोशिका कैसी है भाई, लेंस के आकार की या तर्कु रूपी। अब कायिक कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी क्या विशेषता है भाई, अनियमित आकृति का, कोई आकृति फिक्स नहीं होगी, लेकिन जनन कोशिका का केंद्रक हमेशा कैसा होगा भाई, गोलाकार। कैसा होगा, गोलाकार। अब इनमें जो है क्रोमेटिन पदार्थ है वो कम सघन होगा, यानी कि ज़्यादा मतलब सघन या घना नहीं होगा, लेकिन इनमें क्या होगा भाई, जनन कोशिका में अधिक सघन, क्योंकि इसमें जनन कोशिका में भाई क्या मिलेंगे, गुणसूत्र वगैरह। ठीक है, अधिक सघन होगा। अब ये क्या करती है भाई कायिक कोशिका, ये पराग नलिका का निर्माण करती है, और ये क्या करती है, नर युग्मकों का निर्माण। अब आप देखिए नर युग्मकोद्भिद क्या है, तो मान लीजिए कि ये है अपना लघु बीजाणु। क्या है भाई, लघु बीजाणु। अब तो लघु बीजाणु में क्या होता है भाई, ये बाह्य परत हो जाएगी, कौन सी, स्पोरोपोलेनिन। कौन सी परत हो जाएगी भाई, स्पोरोपोलेनिन। ओके, अब किससे बनी हुई है भाई, ये भी बाह्य चोल है और स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है। अब आंतरिक परत को अपन क्या नाम दे देंगे भाई, अंतःचोल। अब इस पर क्या मिलता है भाई, जनन छिद्र। इस फोटो का आप समझ सकते हैं, जनन छिद्र होता है। ठीक है, अंदर क्या भरा हुआ है भाई, जीव द्रव्य। ठीक है, केंद्रक वगैरह। अब जब इससे क्या निकल जाए, पराग नलिका। क्या निकल जाए, पराग नलिका, तब इस लघु बीजाणु को क्या कह दिया जाता है भाई, नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद क्या कह दिया जाता है, नर युग्मकोद्भिद। बाकी सेम टू सेम फोटो रह जाएगी, और इस पराग नलिका में क्या आ जाएंगे भाई, नर जनन युग्मक। क्या आ जाएंगे, नर जनन युग्मक। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।